हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। इससे आपको आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको परिचय दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें मतलब इतनी कोई ख़ास चीज़ होती नहीं है और ना इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ आ जाती है, लोकतंत्र क्या है। पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक वितरण पढ़े। इन वितरण में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा की। ये तो पिछले अध्याय के बारे में हमें बता रहा है। इनमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरे को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। क्या हम जिन्हें लोकतंत्र कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज़ याद कर सकते हैं? पिनोसे के शासन में पहले और बाद का चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड और एनक्रूमा की सरकार में शुरुआती दौर का घाना, ये सब पिछले चैप्टर्स के बारे में बताया गया है। इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और हम इन्हें लोकतंत्र सरकार क्यों कहते हैं। पिनोसे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासन काल में से इनमें क्या अंतर है। देखो, अगर आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ो, अभी आप चाहो सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। मैं इसको पढ़ा देता हूँ। पिनोसे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासन काल में इनमें से क्या अंतर है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब देखो, जिन्होंने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें ये इन क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासनों में क्या क्या समानताएं हैं, इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है। इन्हीं बातों के आधार पर सरकार कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ पे मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए बनाया गया है। उसके बाद यहाँ से आ गया परिभाषा की ज़रूरत क्यों। जो लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है, आखिर उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। ठीक है, तो मैरी ने आखिर सवाल पूछा क्या था। मैरी ने सवाल पूछा है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। एक अध्याय तो किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या। उसकी मैडम बोल रही हैं, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसे नहीं करते। क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले उनकी परिभाषा स्पष्ट करने जरूरी है मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है। शब्द का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मैरी पूछती है, फिर परिभाषा की जरूरत क्यों। तो मैडम बोलती हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। अब देखो, इस चर्चा में एक लड़का और आगे, जिसका नाम क्या है,
रिबियांग रिपियांग बोल रहा है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसके बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। फिर मैडम बोलती हैं, मैं यह नहीं कह सकती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद को विचार ना करें, तब तक यह करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोच्च परिभाषा है। हमें किसी चीज़ की सिर्फ इसके आधार पर स्वीकार नहीं करना लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गामी आदमी ने के लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है, यह सभी लोगों उससे सही मानते हैं। अब यहाँ पे एक और बच्चा आ गया जिसका नाम है योलांदा। बोला, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। दरअसल लड़का नहीं है, लड़की है। हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसी से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है। फिर मैडम बोलती है, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, और मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्दों की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ जिसका अर्थ बदलाव भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। कंप्यूटर अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरल से करने के लिए बने यंत्र के ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ से कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। तब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में फिर शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। फिर मैरी बोलिए, मैडम आपके कहने का मतलब है कि विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करने ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। फिर यहाँ पे मैडम बोल रही हैं, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। यहाँ पे आपको कुछ काम दिए हुए हैं, खुद करें, खुद सीखें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद एक सरल परिभाषा, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये जो परिभाषा दी गई है ना, इस परिभाषा से बनेगा, ठीक है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब चलो मैं आपको पहले पूरी एक पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अब लोकतंत्र की सरल परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और हर बार एग्जाम में बनता है। आ जाओ, ये एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान दो। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने गए,
बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। अब ये जो 3 लाइन दी गई, इस 3 लाइन से आप क्या समझते हैं? इन 3 लाइन का मतलब जो है ये है कि ये लोकतंत्र नहीं है, यानी कि नेपाल में, सऊदी अरब में, इनमें लोकतंत्र नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या, ये राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने ये हक पाया है, ना कि लोगों ने इनको चुना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण यह प्रयास नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम अध्याय 4 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतंत्र हो या ना हो, ये अध्याय 4 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चैप्टर 4 है जो इसका चाहे वो लोकतंत्र हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। ठीक है, यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा को एक एक शब्द में सावधानी से समझें और लोकतंत्र सरकार की विशेषताओं को जानें। तो बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी वो ये थी, ये परिभाषा थी, जिसको एनसीईआरटी ने ब्लैक कलर में हाईलाइट भी कर रखी है, और क्वेश्चन यहाँ से बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे आपको एक कार्टून दिया हुआ है डेमोक्रेसी का। आपसे पूछा है इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की परिस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। ये कार्टून क्या कहते हैं? इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों दिखाया गया है? देखो यहाँ पे कुछ लोग एक झंडे की तरह डेमोक्रेसी को उठा रहे हैं। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है। अगर किसी को इसका मतलब पता हो तो वो कमेंट में जरूर बताएं। अब यहाँ पे आ जाता है अपना लोकतंत्र की विशेषताएं, ये टॉपिक, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें ये जो पहली वाली लाइन है, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहने के लिए उनके किस अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? ये फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला बोला गया है किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है? ठीक है, उसके बाद कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिकों को बराबरी की हैसियत का भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतंत्र व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। सिंपल सी बात। इतने मतलब क्वेश्चन भी ऐसे दिए गए ना इजी से कि जिसने एक बार भी पढ़ा हो ना वो कर लेगा। जैसे आपने पढ़ा है आप कर लोगे इसको आसानी से। सरकार के किस रूप को लोकतंत्र कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? नहीं भाई, सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। यह लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्षण रेखाओं के में बंधकर काम करना जरूरी है। बिल्कुल बंधकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कुछ अधिकार का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। अब देखो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, जिसका वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।